या फ्रेम हो, उनको हम जो है ना आइडेंटिफाई और उनको जब हम क्लासीफाई या उनको डिस्टिंग्विश हम करते हैं, उनमें जो फोर्सेस होती है उसकी बिना पे करते हैं। आपके पास जो ट्रस्ट होता है इसमें आपके पास सिर्फ एक किस्म की फोर्स होती है, सही है ना, उसमें सिर्फ इसमें सिर्फ एक किस्म की फोर्स होती है आपके पास, और वो कौन सी होती है? एक्सियल फोर्सेस। एक्सियल फोर्सेस होती हैं सिर्फ ट्रस्ट में आपके पास, यानी आपके पास या तो मेंबर कंप्रेशन में होता है या टेंशन में होता है, उसमें आपके पास और कोई फोर्स नहीं हो सकती, सही है ना। आपके पास या तो मेंबर कंप्रेशन में होगा या टेंशन में होगा। इसके ऑपोजिट में आपके पास जो बीम होता है इसमें सिर्फ दो किस्म की फोर्सेस होती है। कौन कौन सी होती है इसमें? इसमें आपके पास मोमेंट भी होता है और शेयर फोर्स भी होता है। इस तरह आपको अगर मैं कहूँ कि बीम की आप बेंडिंग मोमेंट या शेयर फोर्स डायग्राम बनाएं, तो क्यों मैं कहता हूँ, कभी मैंने आपको कोई आपके पास ये क्वेश्चन नहीं पूछता कि बीम की भी है ना एक्सियल फोर्स डायग्राम बनाओ। उसकी वजह क्या है? क्योंकि बीम में एक्सियल फोर्सेस नहीं होती, बल्कि उसमें या तो शेयर फोर्स होती है या तो मूवमेंट होता है आपके पास, सही है ना। शेयर फोर्स वो वर्टिकल फोर्सेस होती है जो आपके पास लग रही होती है, और आपके पास मूवमेंट जो होता है ना आपके पास, ये टॉर्क होता है, यानी आपके पास ऐसी कोई फोर्स लग रही जिसकी वजह से आपके पास बीम जो है ना वो रोटेट करे, तो उसको हम कहते हैं मूवमेंट। एक ही टाइप ऑफ फोर्सेस होती है, वो होती है एक्सियल फोर्सेस, यानी या तो ट्रस कंप्रेशन में होगा या टेंशन में होगा। इसके अलावा कोई स्टेट नहीं होती कि जो ट्रस में फोर्स, यानी शेयर फोर्स या बेंडिंग मूवमेंट मूवमेंट्स नहीं होती है आपके पास ट्रस में। कोई आपसे ये नहीं पूछता कि ट्रस में कि आप उसकी शेयर फोर्स डायग्राम बनाए या बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाए, सही है ना। इन ऑपोजिट आपके पास जो बीम होता है इसको हम फ्लेक्सर मेंबर्स भी कहते हैं। इसमें आपके पास दो टाइप्स ऑफ फोर्सेस होती हैं, एक होती है शेयर और एक होता है बेंडिंग मोमेंट, सही है ना। इसलिए आपको जब भी बीम बनता है तो उसकी क्वेश्चंस में आता है कि इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए या शेयर फोर्स डायग्राम बनाए। तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि उसमें सिर्फ दो ही टाइप ऑफ फोर्सेस होती है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम। आप शेयर फोर्स, सही है ना। शेयर फोर्स कौन सी होती है आपके पास? जो आपके पास वर्टिकल डायरेक्शंस में आए, सही है ना, जिससे आपके पास चीज शेयर होती है, सही ना। एक तरफ वर्टिकल फोर्स लगे, दूसरी तरफ डाउनवर्ड फोर्स लगे, जिसकी वजह से आपके पास जो बीम है वो ऊपर और नीचे जब भी आपके पास डिफ्लेक्शन आती है तो वो शेयर फोर्स की वजह से आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये बीम है, इस पे आपके पास ये फोर्स लगे तो आपके पास जो ये डिफ्लेक्शन आई है, ये आपके पास आई है शेयर फोर्स की वजह से। मगर ये जो रोटेशन आई है यहाँ पे, यानी जो थीटा बना है, ये आपके पास मूवमेंट की वजह से बनता है आपके पास। तो हमेशा याद रखें कि आपके पास जो शेयर फोर्स होती है ये किसी भी बीम में डिफ्लेक्शन लाती है, जबकि आपके पास जो मूवमेंट होता है ये किसी बीम में आपके पास रोटेशन लेके आती है, सही है ना। तो ये दोनों डिफरेंट चीज है आपके पास। तो पहले तो आपके पास मैंने बताया कि ट्रस में सिर्फ एक्सियल फोर्सेस होती है, यानी या तो ये ट्रस वो कंप्रेशन में हो जाएगा या तो टेंशन में जाएगा। सेकेंड, बीम्स में आपके पास दो टाइप ऑफ फोर्सेस होती है, एक होती है शेयर फोर्सेस, यानी जिसकी वजह से आपके पास बीम में डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन आए। दूसरी होती है आपके पास रोटेशन, यानी आपके पास मूवमेंट, फोर्स मूवमेंट होती है और उसकी वजह से आपके पास आता क्या है? रोटेशन आता है आपके पास। तो आपके पास बीम में दो टाइप ऑफ फोर्सेस होती है। थर्ड आपके हमारे पास फ्रेम आपके पास उसमें ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें तीनों टाइप ऑफ फोर्सेस आए, यानी उसमें आपके पास एक्सियल भी आए, बेंडिंग मूवमेंट भी आए और शेयर फोर्स भी आए आपके पास। तो आपके पास जो फ्रेम होता है इसमें आपके पास तीन टाइप ऑफ फोर्सेस होती हैं, बेंडिंग मूवमेंट भी होता है, शेयर फोर्स भी होता है और आपके पास एक्सियल फोर्सेस भी आती है।
मतलब वहां पे डिफ्लेक्शन भी आ सकती है, कंप्रेशन और टेंशन भी आ सकता है, और रोटेशन भी आ सकती है। तीनों टाइप ऑफ चीजें आ सकती है इसमें, तो इसलिए हम इसको कहते हैं फ्रेम। तो तीनों में जो ना फोर्सेस के हवाले से एक डिफरेंस ये होता है कि इस नंबर ऑफ फोर्सेस डिफरेंट होती है आपके पास। ट्रस में सिर्फ एक ही टाइप ऑफ फोर्स होती है, जबकि बी में आपके पास टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस होती है, और फ्रेम में आपके पास थ्री टाइप ऑफ फोर्सेस होती हैं। अच्छा, अब इनमें डिफरेंट आपके पास सपोर्ट्स भी होते हैं, सही है ना, और सपोर्ट्स में आपके पास रिएक्शंस भी आते हैं। अब रिएक्शंस हमेशा याद रखिए कि रिएक्शन निकला हुआ है रेजिस्टेंस से आपके पास। जिस डायरेक्शन में आपके पास किसी भी स्ट्रक्चर में रेजिस्टेंस होगा, उसको हम कहते हैं रिएक्ट, उसके उसके ऑपोजिट में रिएक्शन आएगा, सही है ना। फॉर एग्जांपल आप सही है जमीन पर खड़े हैं, तो आप पे कौन से रिएक्शन फोर्स लग रहा है? सर, अपर डायरेक्शन में एक लग रहा है सर। उसकी वजह क्या है? सर मैं डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा हूँ सर। डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हो, और आप डाउनवर्ड मूव कर सकते हो, नो सर। तो इसलिए जो जमीन है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको रिएक्शन दे रहा है आपके पास, सही है ना। जी सर। फॉर एग्जांपल आप जी सर। फॉरवर्ड मूव करते हैं, आप सीधा आगे मूव करते हैं, सही है। अब आप जी सर। आगे भी तो फोर्स लगा रहे हो ना, जी सर। मगर आपके पास कोई आगे रेजिस्टेंस नहीं है जो आपको रिएक्शन दे, तो इसलिए आपका सिर्फ जी डाउनवर्ड सर। फोर्स होता है, रिएक्शन आता है। इसी तरह अगर आप किसी दीवार को, फॉर एग्जांपल आप ये खड़े हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक दीवार है, सही है ना, आप ये खड़े हैं, अब आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो क्योंकि ये दीवार मूव नहीं हो रही, तो ये भी आपके पास रिएक्शन देगा। तो हमेशा याद रखिए, जिस डायरेक्शन में आपके पास रेजिस्टेंस होगा, उसी डायरेक्शन में आपके पास रिएक्शन होगा आपके पास। तो फॉर एग्जांपल हम रोलर की बात करते हैं। अब रोलर ये होता है, सही है ना, इसमें मैं सबसे पहले ना तीन टाइप ऑफ फोर्सेस है आपके पास। सॉरी, टू बीम के लिए अगर हम बात करते हैं तो उसमें टू टाइप्स होगी। चलो हम तीनों टाइप की फोर्सेस लगाते हैं इसमें, सही है ना। इसमें हम अपवर्ड फोर्स भी लगाएंगे हर हर सपोर्ट पे, इसी तरह हम उस पे एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स लगाएंगे और मूवमेंट भी लगाएंगे। तो हम देखेंगे इन तीनों में से किस किस चीज को रिजिस्ट करता है। जिसको रिजिस्ट करेगा उसी डायरेक्शन में आपके पास ये रोटेशन आएगी, सॉरी रिएक्शन आएगा। तो सबसे पहले हम इस पे ओरिजेंटल फोर्स लगाते हैं। तो जब ओरिजेंटल फोर्स लगाया, तो आप बताएं क्या ये मूव करेगा? यस सर। ये सब करेगा। हाँ, तो ये मूव करेगा, तो इसके मतलब ये है कि इसका ओरिजेंटल डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं आएगा। या तो मूवमेंट आएगा या तो रिएक्शन आएगा, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं आ सकती। तो आपके पास क्योंकि ओरिजेंटल मैंने फोर्स लगाई तो ये मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब है इसका ओरिजेंटल डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं आएगा। अब मैं लगाता हूं इसमें मूवमेंट, मैंने पहले भी बताया मूवमेंट का जो काम होता है वो रोटेशन के साथ है। तो आप मुझे ये बताएं, जब मूवमेंट लगाया तो क्या यहाँ पे रोटेशन आएगी? यस सर, आएगी सर। हाँ, तो इसका मतलब है कि ये मूवमेंट को भी रिजिस्ट नहीं कर रहा, सही है ना। इसका मतलब है इसका ये रिएक्शन भी नहीं आएगा। अब मैं इसके ऊपर वर्टिकल फोर्स लगाता हूं, तो अब मुझे पता है क्या ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा? नो सर। तो नो इसका सर। मतलब है सिर्फ इस पे वर्टिकल रिएक्शन आएगा। जिस डायरेक्शन में ये आपके पास मूव करेगा, उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये मूव नहीं करेगा, रेजिस्ट करेगा, उसी डायरेक्शन में आपके पास रिएक्शन आएगा, सही है ना। रिएक्शन का जो नाम निकला है वो रेजिस्टेंस से निकला है। जिस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस होगी उसी डायरेक्शन में आपके पास रिएक्शन आएगा। फिर हमारे पास है पिन।
अब पिन सपोर्ट भी हम तीनों फोर्सेस लगाते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स। आप मुझे ये बताएं क्या ये मूव करेगा? नो सर। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका रिएक्शन आएगा, सही है ना? जिस डायरेक्शन में ये मूव नहीं करेगा उस डायरेक्शन में इसका रिएक्शन आएगा। और फिर हम लगाते हैं इसमें वर्टिकल फोर्स। क्या मूव करेगा ये? नहीं सर। तो इसका मतलब ये भी इसका रिएक्शन हो जाएगा। अब मैं इस पे लगाता हूं मोमेंट। क्या ये रोटेट करेगा? ये है कि ये इसका रिएक्शन नहीं हो सकता। या तो मूवमेंट होगा, डिफ्लेक्शन होगा, या तो आपके पास रेजिस्टेंस होगी, रिएक्शन होगा। तो ये क्योंकि सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स को ही रेजिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है इसके में सिर्फ दो ही रिएक्शंस आएंगे, एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा, सही है ना? क्योंकि ये मूवमेंट पे रोटेशन शो करता है, रेजिस्ट नहीं करता, इसलिए इसमें मूवमेंट जो रिएक्शन है वो नहीं आएगा। थर्ड है हमारे पास फिक्स। इसमें मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाता हूं तो ये मूव नहीं करता, इसका मतलब ये भी रिएक्शन होगा। इसमें मैं वर्टिकल फोर्स लगाता हूं, ये मूव नहीं करता, इसका मतलब ये भी रिएक्शन लगाता। अब मैं इसमें मूवमेंट लगाता हूं, क्या थीटा आएगा? नहीं सर। हाँ, ये इस तरह रोटेट करता है क्योंकि यहाँ पे अब थीटा नहीं आ रहा। यस सर। तो इसका मतलब है इसका मूवमेंट रिएक्शन भी आएगा। तो जिस फोर्स पे रेजिस्टेंस आएगा उसी फोर्स पे आपके पास रिएक्शन भी आएगा आपके पास। तो चूंकि आपके पास ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मूवमेंट को रेजिस्ट कर देता है और मूवमेंट और डिफ्लेक्शन और रिएक्शन नहीं देता, इसलिए इसमें तीनों टाइप ऑफ रिएक्शन आएंगे। चलो मैं आपसे अब एक कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक फ्री एंड है, इधर तो तीनों टाइप ऑफ रिएक्शंस आ जाएंगे। मुझे बता इस एंड पे आपके पास कितने टाइप ऑफ रिएक्शंस आएंगे फ्री एंड पे? ये किसी भी सपोर्ट इक्वली। किसी भी फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि फ्री एंड जो है आपके पास वहां पे रोटेशन भी आती है, डिफ्लेक्शन भी आती है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन भी आ सकती है। तो इसलिए ये किसी भी फोर्स को रेजिस्ट नहीं करता, इसलिए वहां पे तीनों टाइप ऑफ रिएक्शंस नहीं आएंगे आपके पास। या तो रेजिस्ट करेगा जिस तरह फिक्स एंड कर रहा है, तो आपके पास रिएक्शन आ रहा है। जी पास फ्री एंड पे आपके पास क्योंकि वो वर्टिकल फोर्स भी लग रही है, हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लग रही है, ये रोटेशन आपके पास रेजिस्टेंस शो नहीं करता, इसलिए वहां पे रिएक्शंस नहीं आएंगे। अच्छा, अब हम टाइप ऑफ फोर्सेस एक्चुअल में देखते हैं कि भी एक्चुअल में किस तरह होता है। आपके पास स्टील स्ट्रक्चर्स का पढ़ते हैं हम, सही है ना? पहले आपके पास हम पढ़ेंगे कि भी टाइप ऑफ फोर्सेस एक्चुअली किस तरह होते हैं। तो एक्चुअली आपके पास जो पिन सपोर्ट होती है, अगर आपके पास ये स्टील स्ट्रक्चर में देखते हैं, तो अगर इसमें आपके पास बोल्ट्स वगैरह लगे यानी नट्स वगैरह लगे होते हैं, तो ये आपके पास बोल्ट्स की जो कनेक्टेड होते हैं ये आपके पास पिन सपोर्टेड होते हैं। यानी आपके पास इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है ना वो मूवमेंट तो रेजिस्ट हो रही है, मगर यहाँ पे रोटेशन जो है ना वो रेजिस्ट नहीं हो रही, रोटेशन आएगी, इसलिए इसमें दो टाइप ऑफ रिएक्शन आएंगे। इस तरह अगर हम फिक्स की बात करते हैं, जो वेल्डेड आपके पास पार्ट होते हैं ये फिक्स होते हैं, क्योंकि ये ना रोटेशन कर सकते हैं, ना वर्टिकल मूवमेंट कर सकते हैं, ना हॉरिजॉन्टल। तो इसमें तीनों टाइप ऑफ रिएक्शंस आएंगे। और अगर आपके पास यहाँ पे बॉल बेरिंग वगैरह यूज हो रही हो तो इसमें हम क्या करेंगे, ये आपके पास होता है, आखिरी 10 मिनट रह गए हैं, ये आपके पास रोलर होते हैं, तो इसमें आपके पास एक ही रिएक्शन होता है, सही है ना? इसी तरह अगर आप कंक्रीट की बात करते हैं, रीइंफोर्स कंक्रीट की बात करते हैं हम, तो अगर आपके पास ये कॉलम है, सही है ना, और इसके ऊपर स्लैब पड़ी हुई है, तो ये एज अ क्या कहते हैं
पिन सपोर्ट काम करेगा आपके पास, मगर अगर इसके जो रीइंफोर्समेंट है वो आपस में मिली हुई है जिस तरह ये दिखाया है, तो ये फिर फिक्स एंड हो जाता है आपके पास। अगर कंक्रीट में आपके पास स्लैब पे इसी तरह कॉलम पे इसी तरह स्लैब पड़ी हुई है, तो इसको हम एज पिन सपोर्ट लेते हैं, सही है ना, कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूव नहीं कर सकते। मगर इसी आपके पास में जो आपके पास रीइंफोर्समेंट है ये आपस में कनेक्टेड है, तो फिर वो फिक्स एंड होता है, सही है ना। अब एक्चुअली स्ट्रक्चर किस तरह होता है और उसको हम आइडियलाइज किस तरह करते हैं ये बताया गया है कि अगर आपके पास एक फ्रेम है, सही है ना, और इस फ्रेम में आपके पास एक तरफ फिक्स है और एक तरफ रिजिड कनेक्शन और एक तरफ यहाँ पे आपके पास फोर्स लग रही है, समझो यहाँ पे कोई चीज यहाँ पे कोई चीज हैंग हुई है, तो इसको हम इस तरह पर शो करते हैं कि भी ये फोर इसकी वर्टिकल हाइट और हॉरिजॉन्टल ये है, मतलब इसको हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं और फिक्स एंड को हम इस तरह शो कर देते हैं, सही ना, और फोर्स को इस तरह शो कर देते हैं। इसी तरह आपके पास अगर एक बीम है तो एक तरफ फिक्स है एक तरफ रोलर है, रोलर यूजुअली इस तरह होता है कि गर्डर पे सिंपल जो है ना वो बीम पड़ी हुई है, सही है ना, तो इसको हम फिर एज अ रोलर कंसीडर करते हैं, और यहाँ पे बीच में अगर कोई फोर्स लग रही है तो हम इसको फिर जो इसकी आइडियलाइज बीम बनेगी वो इस तरह बनाते हैं, सही है ना। यानी आपके पास जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है और आपके पास जो आइडियलाइज जो आप क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं वो इस तरह शो करते हैं फिर। अच्छा, आज हम जरा वन वे स्लैब में किस तरह लोडिंग आती है उसके बारे में पढ़ते हैं आपके पास, कि अगर आपके पास ये एक वन वे स्लैब होती कौन सी है, किसी को पता है? इसकी एग्जांपल ये वैसे यहाँ पे दिखाया भी मैंने, और प्रैक्टिकल एग्जांपल इसकी ब्रिजेस में होती है। जो ब्रिजेस होते हैं ना आपके पास, इसका जो एक एंड होता है ना ये रोलर होता है आपके पास, यानी आपके पास ये एक्सपैंड भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, सही है ना। उसके नीचे जो आपके पास हम जो चीजें रखते हैं उसमें ये होता है कि जिस तरह ये आपके पास दिखाया, सिंपल आपके पास जो बीम होती है वो हम गड्डर के ऊपर रख देते हैं, सही है ना। अब ये ऐसा ही है जैसे आपने गड्डर के ऊपर एक रोलर पे रख दिया। अब ये इस पे अगर मैं ओरिजेंटल फोर्स लगाऊंगा तब भी ये मूव कर सकता है, और अगर ये मैं वर्टिकल लगाऊं तो मूव नहीं कर सकता और रोटेशन भी शो करेगा। तो ये आपके पास रोलर होता है। तो आपके पास ये जो ब्रिजेस होते हैं इसका जो एक एंड होता है यूजुअली ये रोलर होता है। इसी तरह अगर आपके पास जो वॉल बेरिंग वो होते हैं, वॉल्स जो होते हैं, जो लोड बेरिंग वॉल्स होते हैं, इसके ऊपर जो स्लैब पड़ी होती है इसका और वॉल्स का कोई कनेक्शन नहीं होता, ये सिंपल सिर्फ पड़ी होती है इस पे, तो ये भी एज अ रोलर हम कंसीडर करते हैं। अच्छा, वन वे स्लैब वो होती है जिसमें आपके पास जो लोडिंग है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो, सही है ना। या यूजुअली आप यूं कह सकते हैं कि वो स्लैब जो ज्यादा जिसकी विड्थ कम हो, सही है ना, तो वो जाहिर बात है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ये देखें जिस तरह जिस तरह आपके पास एक बीम है वो स्लैब है वो इस तरह की है, सही है ना। अब इस पे जो लोड है ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में आपके पास डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपके पास, सही है ना। इसके ऑपोजिट में अगर आपके पास एक स्लैब इस तरह की है तो ये हर डायरेक्शन में आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो इसको हम कहेंगे टू वे स्लैब, इसको हम कहेंगे वन वे स्लैब, सही है ना। तो आपके पास वन वे स्लैब वो वाली होती है जिसमें आपके पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि वन वे कौन सी होगी, टू वे, तो ये हम लेते हैं बाय इट्स लेंथ टू विड्थ रेशो, सही है ना। अगर आपके पास इसकी लेंथ और विड्थ रेशो 2 से ज्यादा हो तो इसका मतलब है ये है वन वे स्लैब। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लेंथ है अगर आपके पास ये 2 या 2 से ज्यादा हो, 10 फीट की है और ये 5 फीट की है,
तो अगर 10/5 करूंगा तो आपके पास आंसर आएगा 2 आएगा आंसर। तो इसका मतलब ये है 1 वे स्लैब। और अगर इसकी वैल्यू इससे कम आ जाए, फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये भी 10 फुट है और ये भी 10 फुट है, इनको जब मैं डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर आएगा 1। सही है ना? तो इसका मतलब ये 2 वे स्लैब है। अगर इसकी वैल्यू 2 से ज्यादा हो जाती है, यानी आपके पास जो लेंथ है ये विड्थ से 2 टाइम्स हो या उससे ज्यादा हो, तो ये आपके पास 1 वे स्लैब होती है। और अगर आपके पास इनकी जो रेशो है वो 2 से कम आ रही है, तो इसका मतलब है ये 2 वे स्लैब है। सही है ना? तो ये फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी टाइम कम है। 1 वे स्लैब वो वाली होती है जो आपके पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, यानी जो विड्थ वाइज डायरेक्शन में आपके पास फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करती है। और जो 2 वे स्लैब है ये आपके पास वो होती है जिसमें आपके पास हर डायरेक्शन में ये फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करती है।